चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके थे, जहां हम लोग इंडिया की जर्नी 1947 के बाद का कवर कर रहे थे। बराबर है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम लोगों ने, याद करो, दो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट का पढ़ा था लैंड से रिलेटेड। एक रिफॉर्म याद है आप लोगों को कि उन्होंने क्या डिसाइड किया था? उन्होंने डिसाइड किया था कि जो कल्टीवेटर है, यानी कि जो फार्मर है, उसी को बना देंगे ओनर ऑफ द लैंड। एक एक रिफॉर्म ये था। ठीक है। चैप्टर 2 के सेकंड क्लास में ये मैंने लास्ट में बताया था। और एक और रिफॉर्म था जहां लैंड सीलिंग एस्टेब्लिश कर दी गई थी। लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल के नाम पे या एक इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम जमीन प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ज्यादा जमीन एक इंडिविजुअल के पास नहीं हो सकता। इसको हम लोग पढ़ते थे लैंड सीलिंग के अंदर। यस और नो क्लास? राइट सर। सर, तो अब आज और बात कहां आगे बढ़ चुकी है डियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग का बात आज आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन पे। ग्रीन रेवोल्यूशन की कहानी गजब है, मजा आएगा सुन के। पूरे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता दूंगा, बस आप लोग सुनना। ठीक है स्टूडेंट्स, मैक्सिको में, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन एंड लिसन टू मी। मैक्सिको में एक साइंटिस्ट बोल लो जिनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉक। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉक। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉक ने एक तरीके का, आई शुड से, एक तरीके का सीड डेवलप किया मैक्सिको के लेबोरेटरीज में, जो बोला जाने लगा हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYV सीड्स। क्या नाम था सीड्स का? HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ये सीड्स केमिकली प्रोड्यूस थे। और अब सीड को तो फर्टिलाइजर चाहिए, तो इस सीड पर जो फर्टिलाइजर भी यूज होगा वो नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर यूज होगा, वो भी लैब में बनता था। तो अब इट वाज गुड फॉर द बिजनेस आल्सो। और प्लस इस सीड का खासियत ये होता था कि ये नेचुरल सीड से ज्यादा ग्रो करता था, नेचुरल सीड से फास्ट ग्रो करता था, और इस सीड्स का, HYV सीड्स का आउटपुट ज्यादा हुआ करता था। इंडिया इंडिया उस समय फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता था। इमेजिन, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले यूएस से फूड ग्रेन्स मंगाता था। हैरानी तो तब होगी जब जो खाना यूएस अपने यहाँ के पिग्स को, पिग पिग यूएस अपने यहाँ पर जो खाना सुअरों को देता था, वो खाना इंडिया में लोगों के लिए एक्सपोर्ट करता था। इमेजिन कंट्री का इंसल्ट कैसा होता था। इमेजिन व्हाट वाज द इंसल्ट ऑफ द कंट्री। तो क्या हुआ फिर? अल्टीमेटली हुआ ये कि इंडिया ने HYV सीड्स को अडॉप्ट किया। इंडिया में HYV सीड्स का आइडिया लेकर आए MS स्वामीनाथन। सरकार को MS स्वामीनाथन ने प्रपोज किया कि इंडिया ये HYV सीड्स यूज कर सकती है। इसीलिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया मिस्टर MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। ठीक है। MS स्वामीनाथन ने प्रपोज किया कि इंडिया ऐसे सीड्स को यूज करना शुरू करे, इंडिया ऐसे सीड्स को यूज करना शुरू करे, ऐसे फर्टिलाइजर्स को इंडिया यूज करना शुरू करे। ठीक है भाई, बोला गया इंडिया को कि ऐसे सीड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज करे। जब ये बातचीत हुआ कि ऐसे सीड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज करना है, ऐसे सीड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज करना है, इंडिया ने इसको फेजेस में इंप्लीमेंट किया। इंडिया ने इसको फेजेस में इंप्लीमेंट किया। पता क्यों? अरे भाई, इंडियन क्लाइमेट में वो सीड काम करेगा कि नहीं वो चेक करना था। अब पता लगा पूरे इंडिया में सीड बिछा दिए और पूरे इंडिया में सीड्स की जो जमीनों की लंका लग गई। रिस्क था कि वो सीड काम करेगा कि नहीं। तो फेजेस में 1967 ऑनवर्ड्स फर्स्ट फेज ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ। 1970 से 80 में सेकेंड फेज आया। फर्स्ट फेज में बच्चे लोग नहीं, वेस्ट बंगाल बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा पंजाब और यूपी, ये जगह पर आया। हरियाणा पंजाब पर्टिकुलरली। फिर देखा गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन यहां सक्सेसफुल है,
तब बाकी इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और आज ग्रीन रेवोल्यूशन का नतीजा ये है कि आज इंडिया, जो इंडिया वर्ल्ड पे निर्भर करता था अपने फूड ग्रेन्स के लिए, आज वो हर चीज में वर्ल्ड में टॉप 3 पे आता है एक्सपोर्ट के मामले में। तो क्या ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडिया को फायदा हुआ? हाँ। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक नेगेटिव पॉइंट भी है सर नेगेटिव पॉइंट है कि आप लोग केमिकली प्रोड्यूस सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स खा रहे हो। पर आपको समझना पड़ेगा, यहां आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लिखना पड़ेगा ये पॉइंट एग्जाम में आया तो, पर यहां उस समय की सरकार को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। भाई भुखमरी छाई हुई है, आप उस समय के समय को सोचो। अपने लोग छोटा मोटा परेशानी आता है अपने घबरा जाते हैं, मैं अपने लिए भी बात कर रहा हूं, आप लोग को नहीं बोल रहा। छोटा मोटा परेशानी आता है मैं घबरा जाता हूं, आप लोग घबरा जाते हो। उस समय का सरकार का हालत सोचो। दो दुश्मन बैठे हैं, चाइना और पाकिस्तान, जो लड़ाई करने के लिए रेडी है। पाकिस्तान को अमेरिका हेल्प कर रहा है। इंडिया में भुखमरी छाई हुई है, लिटरेसी रेट एकदम बर्बाद है। उस गवर्नमेंट को अगर भूख खत्म करना था तो वो खाने का क्वालिटी देखेगा कि खाना पहले देखेगा? खाना पहले देखेगा। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। क्लियर है कि नहीं है? बेगर्स डोंट चूज। इंडिया का तो वही हालत था सर। तो थैंक गॉड कि अपने वो अडॉप्ट किए ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड जिसकी वजह से आज इंडिया फूड ग्रेन एक्सपोर्टर है। आज का समस्या ये हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करें, क्योंकि पाया जा रहा है कि वो जो केमिकली प्रोड्यूस सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स थे वो हमारे शरीरों को खोखला कर रहे हैं। इसका मैं सच्ची एग्जांपल दूं, आप में से किसके किसके घर में कोई इंसान है जिसका एज, मतलब ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट्स ही होंगे जनरली, जिनका एज 70 अप है, 75 70, ऐसा है क्या? कोई हाथ उठाना फटाफट। है घर पे कोई ऐसे 70 अप 75 अप? अगर है, अगर है, जैसे मैं आपको एक किस्सा भी बता सकता हूँ, ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है। माई ग्रैंड मदर इज नो मोर, लाइक शी पास्ट अवे 3 years बैक एट द एज ऑफ 93। आपको हम बता दें, कोविड हुआ, कोविड हुआ, she was working, she was around 90 that time, 90 and 89, she was working, and वो सुबह 4 बजे उठती थी। क्या कनेक्ट है? मैं कनेक्ट कर दूंगा। सुबह 4 बजे उठती थी। एक बार क्या हुआ, तुम लोग को इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाते हैं अपने घर का। ये मेरे को अभी ध्यान आया जब ग्रीन रेवोल्यूशन का बात हुआ। हम लोग क्या है, घर पे मेरा क्लास था या मैं पढ़ने गया हुआ था उस समय, ये 2017 का बात है, हाँ मैं पढ़ ही रहा था तब, सीए की पढ़ाई कर रहा था तब। तो क्या हुआ कि मैं पढ़ने गया हुआ था अपना, ठीक है, फ्रेंड्स लोग के साथ था। मम्मी अपना किचन में काम में बिजी थी। तो दादी को उस समय वो कुचरनी था कि जो सोफा का जो कवर होता है ना, वो सही से बैठ जाना चाहिए। तो एक तरफ से सोफा का कुशन जो है थोड़ा कवर जो है निकला हुआ था, वो खुद से उठाई, वो खुद से उठाई, वो खुद से उठाई, और वो पूरा सोफा उनके इस हथेली पे आके बैठ गया। नस कट गया, ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। तो हम लोग, मम्मी लोग भागे, हम लोग तुरंत पट्टी किए, हम लोग तुरंत पट्टी किए, हम लोग तुरंत पट्टी किए। फिर रात में फिर ब्लीडिंग शुरू हो गया। तो जब देखा गया तो पता लगा नस कटा हुआ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन मतलब स्टिचिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग नर्सिंग होम लेके भागे जब दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ रात में। तो डॉक्टर बोला कि नहीं, आपको थोड़ा बेहोश करना पड़ेगा और फिर हम लोग वो स्टिचिंग करेंगे। दादी बोलती है, ओ भाई, कोई बेहोश बेहोश और कोई सुन नहीं करना है, ऐसे ही कर ले, करना है तो। सी वॉज 89 दैट टाइम। वो स्टिचिंग किया, वो स्टिचिंग किया। बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड देखा था, वो बोला वो तो भैया हम और आप देख लेता तो हम लोग तो देख के ही मर जाता। वो तो पुराना घी चावल खाया हुआ है, पुराना घी चावल, नेचुरल खाना का ताकत। आज देखो कितना हम लोगों को बीमारी हो जाता है थोड़ा थोड़ा चीज में। पुराना नेचुरल था, तब उनके टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन लेट में था। तो ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का ये बैड पॉइंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन का
ग्रीन रेवोल्यूशन का ये बेड पॉइंट है। सर बात समझ में आया, सर बात समझ में आया। अब at independence, at independence, about 75% of country's population was dependent on agriculture. क्या बोला? At independence, about 75% of population was dependent on agriculture. मतलब 75% इंडिया एग्रीकल्चरल सेक्टर में था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज वेरी लो। मैं पढ़ के बता रहा हूं जो मैंने बताया। बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स। इंडियाज एग्रीकल्चर वाइटली डिपेंड्स ऑन द मॉनसून एंड इट्स मॉनसून फेल शॉर्ट। ऑब्वियसली हम लोग के यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी तो थी नहीं, तो हम लोग बारिश के भरोसे थे कि बारिश आएगी तो फसल अच्छी होगी। एक्सेस टू इरिगेशन फैसिलिटीज वेरी फ्यू हैड, लिखा हुआ है। The stagnation in agriculture during the colonial rule was permanently broken by the Green Revolution. तो जो एग्रीकल्चर था वो स्टैग्नेट हो रखा था। एग्रीकल्चर जो था वो स्टैग्नेट हो गया था। स्टैग्नेट हो गया था मतलब रुक सा गया था। एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो रुक सा गया था। was broken by the Green Revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैग्नेशन, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर अपना गिर सा गया था, रुक सा गया था, उसको पूरा रोक दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? डेफिनेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देख लो, मार्क कर लो। डेफिनेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, डेफिनेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एग्जाम में आया तो देख लो, मार्क कर लो। This refers to the large increase in production of food grains resulting from the use of high yielding variety seeds, especially for wheat and rice. अच्छा, तो ग्रीन रेवोल्यूशन पर्टिकुलरली किन दो क्रॉप्स के लिए जरूरी था? व्हीट और राइस। अरे आटा और चावल से पेट भर जाता है साहब, तो इसीलिए आटा और चावल पे सबसे पहले फोकस रखा गया। The use of these seeds required the use of fertilizer and pesticide in the correct quantity as well as regular supply of water. The use of these seeds require the use of fertilizer and pesticide in the correct quantities as well as regular supply of water. The application of these inputs in correct proportion is vital. The application of these inputs in correct proportion is vital. ठीक है, हाँ। तो देखो, यूज ऑफ दिस सीड्स मतलब HYV सीड्स रिक्वायर्ड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन करेक्ट क्वांटिटी एज वेल एज रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। द फार्मर्स हु कुड बेनिफिट फ्रॉम HYV सीड्स रिक्वायर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड महंगा होता था और जो सीड्स है ना वो बहुत पानी मांगता था। थोड़ा मोड़ा में काम नहीं चलता, सीड्स बहुत पानी मांगता था, सीड्स बहुत पानी मांगता था। एज अ रिजल्ट, अब आ जाओ देखो, एज अ रिजल्ट इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली मिड 1960 to mid 1970 use of HYV seeds was restricted to more affluent states पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। याद रखना पैट, पैट याद रखना, पैट फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा था, यहाँ के फार्मरों के पास पैसा था कि ये लोग सीड्स फर्टिलाइजर्स खरीद सके। पैट पंजाब आंध्रा तमिल, पंजाब आंध्रा तमिल। और ज्यादा किसको बेनिफिट मिला? द यूज ऑफ HYV सीड्स प्राइमरीली बेनिफिटेड द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। खाली जिन रीजनों में आटा होता है उन्हीं रीजनों को ये हेल्प किया। तो यानी कि मिड 1960 टू मिड 1970 in the second phase of green revolution the HYV technology spread to a large number of states and benefited more variety of crops. तो अच्छा, पहले शुरू में खाली वीट ग्रोइंग रीजन्स को फायदा हुआ, सेकेंड हाफ तो फर्स्ट हाफ कब था? मिड 1960 टू मिड 1970, सेकेंड हाफ मिड 1970 टू मिड 1980।
The spread of green revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. The spread of green revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. The spread of green revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. India no longer had to be at the mercy of America or any other nation for meeting its food requirements. तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा फायदा, इन वन वर्ड पूछे एमसीक्यू क्वेश्चन, रिमेंबर द वर्ड वाज सेल्फ सफिशिएंसी. सेल्फ सफिशिएंसी. What was that one word, class? Self sufficiency, class. India became self sufficient in food grain production. India became self sufficient in food grain production. India became self sufficient in food grain production. आगे, growth in agricultural output is important but it is not enough. Growth in agricultural output is important but it is not enough. If a large proportion of this increase is consumed by the farmers themselves instead of being sold in the market, their output will not make much of a difference to the economy as a whole. अब समझो, पहले फार्मर क्या करते थे? सबसिस्टेंस फार्मिंग. लिख लो, सबसिस्टेंस फार्मिंग लिखो. सबसिस्टेंस फार्मिंग लिखो. सबसिस्टेंस फार्मिंग, a practice of production of crops for self consumption. A practice of production of crops for self consumption. लिखो subsistence farming. A practice of production of crops for self consumption. A practice of production of crop for self consumption. एक मिनट रुकना स्टूडेंट्स. एक बार फिर बोल रहे हैं, a practice of production of crops for self consumption. एक मिनट में इलेबोरेट कर रहा हूं. ठीक है, अब समझो. सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब बच्चे, आप क्रॉप उगा रहे हो खुद को खाने के लिए. अगर इंडिया को खाली ये बेनिफिट चाहिए होता तो आप एक बात बताओ, मेजॉरिटी इंडिया को फायदा होता? फार्मर क्रॉप ग्रो कर रहा है, खुद खा ले रहा है, तो आपका मेरा क्या? मैं तो फार्मर नहीं हूं, मैं तो टीचर हूं. आप लोगों के पेरेंट्स भी शायद ही कोई फार्मर होंगे. तब फिर तो आप लोग क्या खाते, मैं क्या खाता? तो जरूरी था कि फार्मर खाली क्रॉप उगा के खुद ना खाए, फार्मर क्रॉप उगा के बेचे. इसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस. इसको क्या बोलते हैं? मार्केटेड सरप्लस. लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, मत मत मार्क करना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. मार्केटेड सरप्लस का मतलब समझ लो बच्चे. बच्चे, मार्केटेड सरप्लस का मतलब होता है कि जब आपने फूड ग्रेन ग्रो किया, एक्स्ट्रा फूड ग्रेन जो आप बेच देता है, एक्स्ट्रा फूड ग्रेन जो आप बेच देता है, एक्स्ट्रा फूड ग्रेन जो आप बेच देता है, एक्स्ट्रा फूड ग्रेन जो आप बेच देता है खुद के कंजम्पशन के बाद, उसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस. उसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस. If on the other hand a substantial amount of agricultural produce is sold in the market by the farmers, the higher output can make a difference to the economy. तो मेन गोल क्या था? कि जो क्रॉप ग्रो हुआ है वो मार्केट में बेच सके. द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सुन लो जो मैं बोल रहा था, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस. आ गया, व्हाट इज मार्केटेड सरप्लस?
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का वो हिस्सा जो किसान मार्केट में बेच देता है उसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। और अब एक बात बताओ, ग्रीन रेवोल्यूशन से इतना क्रॉप ग्रो किया, तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन से इतना क्रॉप ग्रो किया तो फार्मर क्या करेगा? उस क्रॉप को बेच ही देगा, बेच ही देगा। यही है, अ गुड proportion of rice and wheat produced during the green revolution period was sold by the farmers in the market. As a result, the price of food grains declined relative to other items of consumption. इसी वजह से फूड ग्रेन का प्राइस कम हुआ। क्यों कम हुआ? किसी चीज का प्राइस हाई कब रहता है? जब उसका डिमांड बहुत हाई है, सप्लाई कम है। इंडिया में HYV सीड्स की वजह से सप्लाई आ गया था, सप्लाई आ गया, फार्मर लोग के पास बेचने के लिए फसल है, तो ऑब्वियसली फसल का दाम गिरेगा और इससे फार्मर्स बेच पा रहे हैं, फार्मर्स का फायदा, और लोगों को सस्ते में मिल रहा है क्रॉप्स, उनका फायदा। राइस और व्हीट सस्ते में मिलने लगा। The low income groups who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in relative prices. Benefited from this decline in relative prices. The low income groups who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in relative prices. The Green Revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in the times of food shortage. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक और फायदा, बफर स्टॉक। लिखो इधर पे एक वर्ड, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट, बफर स्टॉक का मतलब होता है, मान लो आपने जो है एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स बेच दिया, अपने एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स बेच दिया, आपने एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स बेच दिया। अब स्टूडेंट, जब आप लोगों ने एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स बेच दिया, कुछ कुछ फिर भी बच गया, कुछ नहीं खरीदा कोई, तो फार्मर, गवर्नमेंट क्या करती थी? गवर्नमेंट ले लेती थी फार्मर से और इसको स्टोर कर लेती थी कंटेनर्स में, जिसे जिसको बोलते थे बफर स्टॉक। कल को कोई आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, सम नेचुरल कैलामिटी कम्स, फूड शॉर्टेज हो गया, तो उस समय बफर स्टॉक से निकाल के अपना इंडिया का रिक्वायरमेंट पूरा करा जा सकता था। आज आपको हम बताएं, बफर स्टॉक का ये अवस्था है इंडिया का कि इंडिया के पास राइस और व्हीट स्टोर करने का जगह नहीं है, फेंकना पड़ता है। मतलब जो कंटेनर्स है ना जहां स्टोर होता है वो भर चुके हैं, अब इंडिया को फेंक देना पड़ता है, जला देना पड़ता है। जो बेचना है किसी कंट्री को बेच देते हैं, जो नहीं बिका बफर स्टॉक के बाद उसको जला दिया, फेंक दिया, कर है ही नहीं स्टोर करने के लिए जगह, कंटेनर ही नहीं है। सब कुछ में बढ़ गया, फिर भी नहीं है। वाइल द नेशन हैड इमेंसली, अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का बैकलॉग बताएगा अब यहाँ पर क्या हुआ। वाइल द नेशन हैड इमेंसली बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व was not free from risks. While the nation had immensely benefited from the Green Revolution, the technology involved was not free from risks. जो टेक्नोलॉजी था उसमें रिस्क, it was not free from risk. One such risk was the possibility that it would increase the disparities between the small and big farmers. स्मॉल और बिग फार्मर्स के बीच में भेदभाव बढ़ जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी था। पता है क्यों? क्योंकि आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए महंगा सीड और फर्टिलाइजर खरीदना है, वो खरीदने का ताकत स्मॉल फार्मर के पास है कि बिग फार्मर के पास है? बिग फार्मर के पास है, तो स्मॉल फार्मर तो और पुअर हो जाएगा, बिग फार्मर और रिच हो जाएगा। ये देखो, सिंस ओनली द बिग फार्मर्स कुड अफोर्ड द इनपुट्स, देयरबाय रीपिंग मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाया? बिग फार्मर्स। क्योंकि बच्चे याद रखना, कौन सबसे ज्यादा फायदा उठाया? बिग फार्मर्स, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स के पास उतना पैसा ही नहीं था कि वो लोग सीड्स और फर्टिलाइजर खरीद सके। Moreover, HYV crops were also more prone to attack by pests, क्योंकि केमिकल का था ना, तो पेस्ट लोग अटैक करेगा, ज्यादा चांसेस था। And the small farmers who adopted this technology could lose everything in a pest attack. अब देखो, बड़ा फार्मर रिस्क बड़ा ले सकता है, स्मॉल
पेस्ट हो गया अटैक, स्मॉल फार्मर बेचारा कुछ भी गिरवी रख के अगर फसल उगा भी लिया, पेस्ट अटैक करेगा, उसका फसल उड़ा देगा, खत्म हो गया तुम, यू आर आउट नाउ। समझ में आया सर? Fortunately, these fears did not come true because of the steps taken by the government. ये डर नहीं हुआ, क्यों पता है? गवर्नमेंट ने ना स्मॉल फार्मर का मदद करने के लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना शुरू कर दिया था। फॉर द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू स्मॉल फार्मर्स एंड सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स सो दैट स्मॉल फार्मर्स कुड आल्सो अफोर्ड। सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स मतलब समझे? फर्टिलाइजर का कुछ कीमत गवर्नमेंट दे देता था अपने पॉकेट से, फार्मर को कुछ कीमत देना पड़ता था, और लो रेट ऑफ लोन मिल गया, तो स्मॉल फार्मर भी उस पोजीशन में आ गया था कि वो सामान खरीद सके। Since the small farmers now could obtain the required inputs, the output on small farms equaled the output on large farms in the course of time. तो धीरे धीरे क्या देखा गया? स्मॉल फार्म और लार्ज फार्म, स्मॉल फार्मर और लार्ज फार्मर्स लगभग सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। As a result, the green revolution benefited the small as well as the rich farmers. तो डर क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिट करेगा खाली रिच फार्मर्स को, पर असल में हुआ क्या? इट बेनिफिटेड द बोथ। The risk of the small farmers being ruined when pests attack their crops were considerably reduced by the services rendered by research institutes of the government. Research institute क्या करता था? कौन सा पेस्ट अटैक करेगा, उस पेस्ट को पहले से ही खत्म करने के लिए कौन सा दवाई डालना है पहले ही बता देता था, तो स्मॉल फार्मर लोग को वो पेस्ट अटैक का रिस्क भी नहीं हुआ। तो आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा खाली बड़े लोगों को होता, बड़े फार्मर्स को होता, अगर गवर्नमेंट डिड नॉट प्ले एन एक्सटेंसिव रोल, अगर गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करती। थैंक गॉड उस समय गवर्नमेंट ने अपना काम किया, थैंक गॉड कि गवर्नमेंट ने उस समय अपना काम किया, अच्छे से किया। समझ आया? अब स्टूडेंट्स बहुत ही मजेदार टॉपिक आएगा, मजा आ जाएगा इसमें तुमको। द डिबेट ओवर सब्सिडीज। आज एक बात बताइए मुझे, ये जो फर्टिलाइजर्स है इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, मतलब गवर्नमेंट खुद कुछ कॉस्ट बियर करती थी, इसके ऊपर इकोनॉमिस्ट लोगों में डिबेट चल रहा है। डिबेट चल रहा था नहीं, चल रहा है, क्योंकि आज भी सब्सिडी दिया जा रहा है। क्या डिबेट मालूम? कुछ लोग, कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं सब्सिडी अच्छा है, कुछ बोलते हैं खराब है। सर ऐसा कैसे? आओ लॉजिक देखते हैं दोनों का, पढ़ेंगे हम लोग डिबेट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर वो डिबेट है क्या? पर वो डिबेट है क्या? इधर ध्यान से सुनिएगा, पर वो डिबेट है क्या? सुनिए डिबेट। जो लोग बोलते हैं डिबेट देना ये क्या नाम है, डिबेट में ये बोलते हैं कि सब्सिडी देना चाहिए, वो लोग का कहना है कि भैया सब्सिडी नहीं देगा तो बेचारा गरीब किसान खरीदेगा कैसे फर्टिलाइजर्स और सीड्स को? बताओ, सब्सिडी नहीं देगा तो कैसे चलेगा? ठीक, ठीक, सब्सिडी नहीं देगा तो चलेगा कैसे? जो लोग हाँ बोलते कि हाँ अच्छी बात है, अच्छा जो लोग ना बोलते हैं उनका सुनो, जो लोग ना बोलते हैं उनका सुनो, जो लोग ना बोलते हैं उनका क्या कहना है, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि भैया ये सब बेकार है, रियल लाइफ में पुअर फार्मर्स को फायदा होता ही नहीं है, रिच फार्मर सारा सब्सिडी का फायदा उठा लेते हैं। सब्सिडी मिलना चाहिए था पुअर फार्मर के लिए, राइट? रिच फार्मर भी बोलता है मेरे को भी दो सब्सिडी पे, क्योंकि हम भी किसान हैं, तो फायदा मिलना था पुअर को, मिल गया रिच को। इसलिए जो लोग अगेंस्ट बोलते हैं इसलिए बोलते हैं। आ जाओ पढ़ते हैं। The economic justification of subsidies in agriculture is a hotly debated question. आज भी डिबेट चल रहा है इस पर। It is generally agreed that it was necessary
to use subsidies to provide an incentive for adoption of new HYV technology by farmers in general and small farmers in particular. It is generally agreed that it was necessary to use subsidies to provide an incentive for adoption of new HYV technology by farmers in general and small farmers in particular. Any new technology will be looked upon as being risky by farmers. Subsidies were therefore needed to encourage farmers to test the new technology. क्यों सब्सिडी चाहिए? क्यों सब्सिडी चाहिए? रीजन नंबर वन, फेवर में रीजन नंबर वन, फेवर में रीजन नंबर वन, सब्सिडी जरूरी है, उसका कारण नंबर एक लिख लो, F1. F1 मतलब फेवर का पॉइंट वन, फेवर का पॉइंट वन। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो भैया, कोई भी फार्मर जो है वो बेचारा अनएडुकेटेड है जनरली, वो रिस्क लेना नहीं चाहेगा। तो अगर तुमको उसको रिस्क दिलवाना है तो क्या करना होगा? तुमको तुमको सब्सिडी देके उसको बोलना होगा, अरे कॉस्ट तो हम बियर कर रहे हैं बाबू, तुम आओ यूज करो इस टेक्नोलॉजी को। क्योंकि एक बार टेक्नोलॉजी प्रॉफिटेबल होगा तो सब्सिडीज का दरकार फिर खत्म हो सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा फायदा सब्सिडी का, दूसरा फायदा कि सब्सिडी की वजह से फार्मर का तो मदद होगा, पर जो इंडस्ट्री फर्टिलाइजर बनाती है, हेलो, जो इंडस्ट्री फर्टिलाइजर बनाती है उसका धंधा भी तो चलेगा। पहले कोई किसान खुद से तो फर्टिलाइजर खरीदेगा नहीं, पर जब सरकार मदद करेगी तो किसान भी खरीदने का हिम्मत करेगा। यस और नो? हेलो, तब किसान भी खरीदने का मदद करेगा। सेकेंड पॉइंट, पर अब अगेंस्ट का नंबर वन सुनो, अमंग फार्मर्स अगेंस्ट का नंबर वन, सब्सिडी लार्जली बेनिफिट्स द फार्मर्स इन द मोस्ट प्रोस्पेरस रीजन। तो ये लोग बोलते हैं इसीलिए सब्सिडी नहीं देना चाहिए। सक्षम, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि जो भी सब्सिडी का फायदा होता है वो कौन उठा ले जाता है? रिच फार्मर्स। सारा फायदा रिच फार्मर उठा के ले जा रहा है। अच्छा, सब्सिडी का पॉइंट नंबर थ्री, फेवर नंबर थ्री, क्यों सब्सिडी का पॉइंट नंबर थ्री कि एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है। एग्रीकल्चर क्या एक रिस्की बिजनेस है। फसल नहीं चला तो क्योंकि रिस्की बिजनेस है तो गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है कि इस रिस्की बिजनेस में फार्मर का थोड़ा साथ दे। एग्रीकल्चर इज अ रिस्की बिजनेस। ये तीसरा रीजन है कि सब्सिडी देना चाहिए। ये तीसरा रीजन है। Most farmers are very poor and they will not be able to afford the required inputs without subsidies। कि फार्मर जो है वो इनपुट नहीं खरीद पाएंगे बिना सब्सिडी के, बिना सब्सिडी के। Eliminating subsidies will increase the inequality between the rich and poor farmers and violate the goal of equity। ठीक है, फोर्थ रीजन इन फेवर कि अगर सब्सिडी नहीं दिया गया तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, रिच और रिच हो जाएगा, पुअर और पुअर हो जाएगा। फेवर नंबर फोर। ठीक है, ये सारे रीजन थे, पर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं, गवर्नमेंट आज तक सब्सिडी देती है, बात खत्म। Thus, by the late 1960s, Indian agricultural productivity had increased sufficiently to enable the country to become a self-sufficient in food grains. On the negative side, some 65% of country's population continued to be employed in agriculture even as late as 1990। देखो, 1947 में कितना परसेंट इंडिया एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करता था? 75%। 1990 में ये हो गया 65%। खराब चीज ये है कि 65 लोग, 100 में से 65 लोग किसान हैं 1990 में भी। और आज भी बहुत अच्छा नहीं है, हम लोग 2026 में बैठे हैं, आज भी लगभग 48% लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही है। मतलब आज भी लगभग आधा इंडिया किसान ही है, आज भी आधा इंडिया, मतलब दो में से एक आदमी किसान है। Economists have found that as
a nation becomes more prosperous, the proportion of GDP contributed by agriculture as well as proportion of population working in sector declines considerably. हाँ, एक नेशन अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो वो नेशन में एग्रीकल्चरल सेक्टर सबसे कम कंट्रीब्यूट करेगा, सही है ना? क्योंकि एक डेवलप नेशन में सर्विस सेक्टर ज्यादा होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करेगा, ज्यादा लोग इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में होंगे। पर हमारी कंट्री में आज ये तो हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर नेशनल इनकम की तरफ खाली 20% कंट्रीब्यूट करता है। दैट्स गुड। सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा है। व्हाट्स बैड, इट्स 48% लोग मिलकर 20% नेशनल इनकम में देते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको इसको कहानी की तरह सुनना है तो मजा आएगा ये चैप्टर। अगर आप इसको इकोनॉमिक्स की तरह पढ़ोगे या कोई आपको इसको इकोनॉमिक्स की तरह पढ़ा रहा है तो गलत है। मेरा कोशिश है मैं स्टोरी की तरह बताऊं। मेरे को टेक्स्ट रीड करना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट से एज इट इज उठा के क्वेश्चन आ जाता है, ये मेरा मजबूरी है, वरना मैं तो बुक ही नहीं खोलूं। पूरा एनसीईआरटी मेरा चाटा हुआ है, 10 बार पढ़ा हुआ है। चलो, इन इंडिया बिटवीन 1950 एंड 1990 द proportion ऑफ जीडीपी, यही आने वाला है पता है मेरे को, कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइंड बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। हाँ, एग्रीकल्चर जो हमारे जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता था वो कम हुआ है, पर अभी भी जो लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर में वो कम, बहुत कम हुआ है, 75 से 65 गया है। वाई वॉज, अब एक क्वेश्चन आया यहाँ पर, क्वेश्चन सुनो। Why was such a large proportion of population engaged in agriculture, although agriculture output could have grown with very less people working in the sector? ये देखो, ये क्वेश्चन समझा? इतना ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में था क्यों? इतना ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में था क्यों, जबकि कम लोग भी उतना ही आउटपुट? आज हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर 20% कंट्रीब्यूट करता है। तो एक बात बताओ, कोई काम है क्या कंट्री के 48% लोगों का एग्रीकल्चरल सेक्टर में? क्या 20% लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये था कि एक्स्ट्रा लोगों के लिए सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज ही पैदा नहीं हुई। आज सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा हो तब तो आप लोगों को शिफ्ट करो वहां पर उतना जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो लास्ट में आदमी क्या सोचता है, मेरे फादर का खेत है, लग जाएंगे खेत में ही। The answer is that industrial sector and service sector did not absorb the people working in the agricultural sector. ये रहा, ये है हमारा फेलियर ऑफ पॉलिसीज फॉलोड ड्यूरिंग 1950-90। एग्जाम में आ गया, व्हाट वाज द मेन फेलियर of our policies during 1950 to 1990? तो the answer is here, here is the answer, here is the answer कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर डिड नॉट क्रिएट मच जॉब अपॉर्चुनिटीज। द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द एग्रीकल्चर एंड द सर्विस सेक्टर डिड नॉट क्रिएट मच जॉब अपॉर्चुनिटीज। The industrial sector and service sector did not create much job opportunities. The industrial sector and the service sector did not generate much job opportunities. नेक्स्ट आया इंडस्ट्री एंड ट्रेड। नेक्स्ट आया इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एग्रीकल्चर सेक्टर पे अच्छा डिस्कशन हुआ नहीं? लैंड सीलिंग पढ़े, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़े, सब्सिडी के फायदे नुकसान पढ़े, यस और नो? चलो, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इकोनॉमिस्ट have found that poor nations can progress, of course यही आने वाला है, जब उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा बड़ा हो एग्रीकल्चर से, ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज चाइना देखो, चाइना देख लो, आज चाइना का सबसे बड़ा सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री? किसी भी रूम में चले जाओ, तुमको 90% आइटम के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट दिख जाएगा, 90% आइटम्स के अंदर।
Industry provides employment which is more stable than employment in agriculture. It promotes modernization and overall prosperity. आज आप देखो, एक किसान है जो बहुत कमा रहा है या ठीक ठाक कमा रहा है, जिसका बच्चा भी किसानी करता है, और एक वर्कर है, मजदूर वर्कर है जो शहर में रहता है, जिसका बच्चा शहरी स्कूल में जाता है। आपको बता दे, मजदूर वर्कर शायद मंथली पैसा कम कमाता हो, पर वो अपने फ्यूचर जनरेशन्स को ज्यादा डेवलप कर देगा, क्योंकि यहां पर वो नया मॉडर्न एजुकेशन पाएगा उसका बच्चा। It is for this reason that the 5-year plans placed a lot of emphasis on industrial development. इसलिए 5-year plans इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ज्यादा एम्फोसिस दे रहे थे। You might have studied in the previous chapter that at the time of independence, the variety of industries was very narrow, largely confined to cotton and jute. हम लोग को पता ही है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े ही हैं, 47 में इंडिया में क्या था? कॉटन, जूट और वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो तुम सोचो जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ है इंडस्ट्रियल सेक्टर में? गिन के तो 5 से 6 इंडस्ट्रीज है जॉब अपॉर्चुनिटी देगा। There were two well-managed iron and steel firms, one in Jamshedpur and the other in Kolkata. But obviously, we needed to expand the industrial base with a variety of industries if the economy was to grow. बहुत सारी इंडस्ट्रीज का दरकार है अगर लोगों को जॉब देना है। अब आएगा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इधर पे सिंपल में क्या लिखा है एनसीईआरटी में, मैं तुमको बता देता हूँ सिंपल भाषा में। गवर्नमेंट की 1950 से 1990 के बीच में जो भी पॉलिसी थी, वो पता है कैसी थी? कैसी थी पता है? मेजॉरिटी काम गवर्नमेंट करेगा, प्राइवेट सेक्टर को हर चीज के लिए लाइसेंस लगेगा। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस था, बस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भर भर के रिस्ट्रिक्शंस था, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भर भर के रिस्ट्रिक्शंस था। The big question facing the policy makers was, what should be the role of government and the private sector in industrial development? What should be the role of the government and private sector in industrial development? What should be the role of the government and private sector in industrial development? What should be the role? देखो अब सुनो, at the time of independence, Indian industrialists did not have the capital at the time of independence। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? एट द देखो, इंडिपेंडेंस के दौरान इंडियन बिजनेसमैन के पास इतना पैसा था क्या? नहीं कि वो बहुत सारा बिजनेसेस बैठाए। प्लस प्लस वो लोग नहीं वैसा प्रोजेक्ट करना चाहते थे जहां पैसा आज लगाएं और प्रॉफिट 10 साल बाद आए। ऐसा बिजनेसेस को बोलते हैं लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। देखो, at the time of independence, Indian industrialists did not have the capital to undertake investment in industrial ventures required for development of Indian economy. Nor was the market big enough to encourage industrialists to undertake major projects, even if they had the capital to do so. Even if they had the capital to do so. दो रीजन समझे। एक तो पैसा नहीं है कि हम लोग इन्वेस्ट करें इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। दूसरा, पैसा है भी तो मार्केट है क्या? हम बनाएंगे, खरीदेगा कौन? किसी के पास परचेजिंग पावर है? हाँ, लोग तो गरीब है। तो जब लोग गरीब है, लोग खरीद ही नहीं सकते, तो बनाएगा क्यों? It is principally for these reasons that the erstwhile government had to play an extensive role in promoting the industrial sector. क्वेश्चन ये है कि शुरू में why did the governments take play an important role in developing the industrial sector? और आयरन और स्टील और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बनाना था, कौन बनाता था? गवर्नमेंट बनाता था। व्हाई नॉट द प्राइवेट सेक्टर आएगा? तो बोलना फॉर टू प्रिंसिपल रीजंस। फॉर टू प्रिंसिपल रीजंस, यही क्वेश्चन है। व्हाई गवर्नमेंट हैड टू प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर? व्हाई?
Why? Why governments had to play an extensive role in promoting the industrial sector? Why governments had to play an extensive role in promoting an industrial sector? आंसर क्या है? Because of two reasons. पहला बात, इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैव इनफ मनी. अरे लिखा हुआ है यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. पहला रीजन, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैव द कैपिटल. नंबर वन रीजन. नंबर टू, मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ टू एनकरेज द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इन्वेस्ट. वन और टू लिख देना. रीजन वन, रीजन टू, ये है रीजन टू. मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ. रीजन वन, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास इतना पैसा था ही नहीं. This meant what? That the government would have complete control of those industries that were vital for the economy. This meant that the government would have complete control of those industries that were vital for the economy. That were vital for the economy. The policies of the private sector would have to be complementary to those of public sector, with the public sector leading the way. With the public sector leading the way. With the public sector leading the way. The policies of the private sector would have to be complementary to those of public sector, with the public sector leading the way. With the public sector leading the way. अब आ जाओ आईपीआर 1956. आईपीआर 1956 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट्स पहले सुन लीजिएगा. आईपीआर 1956 गवर्नमेंट का एक रेजोल्यूशन है जिसमें पूरे बिजनेसेस को तीन स्केड्यूल्स में बांटा गया. स्केड्यूल ए, बी और सी सब लिखा हुआ है, बस सुन लीजिए प्लीज. रिक्वेस्ट एवरीवन लिसन केयरफुली. कोई भी मूवमेंट नहीं चलेगा मेरे को क्लास में. स्केड्यूल ए, बी और सी. स्केड्यूल ए में वो बिजनेसेस गवर्नमेंट ने रिजर्व करे जिसको सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर टच भी नहीं कर सकता ऐसे बिजनेसेस को. डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज. स्केड्यूल बी में वो बिजनेसेस थे, वो कंपनीज थी जहां गवर्नमेंट काम तो कर सकता है, आई मीन प्राइवेट सेक्टर काम तो कर सकता है, पर वो गवर्नमेंट को खाली सपोर्ट कर सकता है. मेन बिजनेस गवर्नमेंट रन करेगा, प्राइवेट सेक्टर खाली सपोर्टिंग गेम खेलेगा. स्केड्यूल बी. और स्केड्यूल सी में वो बिजनेसेस थे, स्केड्यूल सी में वो बिजनेसेस थे जिसमें प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कर सकता है लाइसेंस लेके गवर्नमेंट से. कितने रेस्ट्रिक्शंस है आप लोग देखिए आईपीआर 1956 के अंदर. चलिए आइए पढ़ते हैं. आइए. इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी. ये देख लो, स्टेट कंट्रोल, कीवर्ड अंडरलाइन कर लो. स्टेट कंट्रोलिंग, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा. And IPR 1956 was the basis of second 5-year plan. Very important MCQ question. Which policy was the basis of second 5-year plan? IPR 1956. The basis of second 5-year plan. The basis of second 5-year plan. The basis of second 5-year plan. जिसका गोल था to establish a socialist pattern of society. To establish a socialist pattern of society. To establish a socialist pattern of society.
To establish a socialist pattern of society. To establish a socialist pattern of society. ये रेजोल्यूशन इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में बांटा. देखो 3 कैटेगरीज जो मैंने आपको बताया था. फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्रीज व्हिच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. लो, कैटेगरी 1. Second category consists of industries in which private sector could supplement the efforts of public sector. Supporting role play कर सकता था, मैं बोला था. Third वाला, with the government taking the sole responsibility. Or third, consisted of remaining industries which were to be in the private sector. Category 1, 2 और 3 चेक कर लो. Category 1, 2 और 3. आ जाओ, इधर देख लो. Although there was a category of industries left to the private sector, third category, the sector was kept under state control through a system of license. मैंने क्या बोला था? प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी क्या लगेगा? लाइसेंस. देख ले, मैं बोला ना. No new industry was allowed unless a license was obtained from the government. और इसमें लाइसेंस राज चलता था, घुस दो तब लाइसेंस मिलेगा. यह समय लगेगा लाइसेंस देने में. आज तुम अप्लाई किया, 3 साल बाद तुमको लाइसेंस देगा. This policy was used for promoting industry in backward region. मतलब समझे क्या हुआ? ये जो पॉलिसी था लाइसेंसिंग वाला, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि लाइसेंसिंग पॉलिसी क्यों लाया गया पता है? टू प्रमोट इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन. कैसे सर, कैसे? मान लो अलीशा को एक बिजनेस करना है, एक फैक्ट्री बैठाना है. अलीशा इंडिया के किसी बैकवर्ड एरिया में बैठाएगी ना फैक्ट्री, अलीशा को तुरंत लाइसेंस दे देगा, क्योंकि अलीशा बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करने में सरकार की मदद कर रही है. क्योंकि अलीशा जब फैक्ट्री बैठाएगी लोगों को नौकरियां देंगी. पर मैं मान लो मैं फैक्ट्री बैठाना चाह रहा हूं मुंबई के एकदम टेक्सटाइल हब में जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो गवर्नमेंट लाइसेंस लटका देगी मेरा, बोलेगी रुको रुको रुको. ये देखो देखो देखो, पढ़ो पढ़ो, क्लास मेरे साथ पढ़ो. It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in the economically backward area. In addition, such units were given certain concessions such as tax benefits and electricity at a lower tariff. And electricity at a lower tariff. The purpose of this policy was to promote regional equality. Was to promote regional equality. Was to promote regional equality. आगे, even an existing industry had to obtain a license for expanding output or for diversifying production. क्या लिखा है देखा? Even an existing industry had to obtain a license for तुम समझ रहे हैं? तुम एक इंडस्ट्री है जिसका कैपेसिटी 1 लाख यूनिट है, तुमको कहीं और भी अपना फैक्ट्री बैठाना है सेम बिजनेस का, तुमको वो फैक्ट्री बैठाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस, बिजनेस का नया ब्रांच खोलने के लिए भी लाइसेंस. This was meant to ensure that the quantity of goods produced was not more than what the economy required. और सरकार क्या जस्टिफिकेशन देती है? नहीं नहीं, जिससे क्या वेस्टेज नहीं हो, ज्यादा गुड्स ना बने, जितना जरूर है या उससे ज्यादा ना बने. License to expand production was given only if the government was convinced that the economy required a large. गवर्नमेंट लाइसेंस कब देती थी नया फैक्ट्री का? जब गवर्नमेंट को लगता था कि हाँ ठीक है, ये जो गुड्स बनाएगा नई फैक्ट्री में, इसका सच में इकोनॉमी को और क्वांटिटी में दरकार है.
समझ आया? लाइसेंस का दो ऑब्जेक्टिव, पहला पहला अगर नया बैठाना है तो तब बैठेगी जब बैकवर्ड एरिया में बैठाओ, क्योंकि बैकवर्ड रीजनल डेवलपमेंट होगा। और अगर एक्सपैंड करना है तुमको लाइसेंस तब मिलेगा, कब? अगर सरकार ये पाती है कि उस गुड्स का इकोनॉमी को दरकार है। अच्छा, फिर आया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लॉ 1955। इसमें एक वर्ड याद कर लो, कार्वे कमेटी। कार्वे कमेटी अंडरलाइन कर लो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्ट 1955, कार्वे कमेटी। ये क्या बोला पता है? यहां गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम है? यहां गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम है? कुछ बिजनेसेस को कुछ बिजनेसेस को गवर्नमेंट ने कुछ बिजनेसेस को रिजर्व कर दिया फॉर स्मॉल सेक्टर। मतलब जो छोटे बिजनेसेस हैं, कुछ बिजनेसेस वही लोग कर सकते हैं, क्यों? जिससे स्मॉल बिजनेसेस को भी ग्रोथ का मौका मिले। लार्ज बिजनेसेस वैसा गुड्स बना नहीं सकते। A small scale industry is defined with reference to maximum investment allowed. In 1950, a small scale industrial unit was one, जिसमें 5 लाख मैक्सिमम था। आज 1 करोड़ है। जिस बिजनेस में आज 1 करोड़ तक इन्वेस्टेड है, वो बिजनेस आज स्मॉल स्केल है। ऐसा माना जाता था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो लार्ज इंडस्ट्रीज से कंपीट नहीं कर सकती। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स रिजर्व किए गए थे जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना सकती थी। देखो इधर देखो, ये लाइन गोल्डन स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, इधर देखो, यहां पर आ जाओ। फॉर दिस पर्पस द प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वाज रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और ऐसे स्मॉल स्केल बिजनेसेस को लोअर एक्साइज ड्यूटी, लोअर टैक्स पे करना पड़ता था, और बैंक लोन भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता था। टैक्स रेट भी लोअर होता था और बैंक लोन भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल हो जाता था। टैक्स रेट भी लो था और जो बैंक लोन है वो भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता था। सर बात समझ में आया क्या हम लोगों को? सर हम लोगों को बात समझ में आया क्या? हाँ सर, बात समझ में आया। स्टूडेंट्स, होमवर्क केवल इतना है, यहाँ तक कम से कम 3 रीडिंग्स लगाइएगा। बात ध्यान तो करवा दिया हूँ, एक बारी रीडिंग लगाइएगा तो याद और रह जाएगा बेहतर। पीछे जाओ। हाँ,